जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अगेन। सो आज हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर 14 से रिलेटेड और स्टार्ट करने लगे हैं हम चैप्टर जिसका नाम है जी पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, सो इस चैप्टर में आप जो बेसिक मतलब चीजें प्रिपेयर करेंगे वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इस पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी वाले सेक्शन पे, क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स नॉर्मली आप पढ़ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत होगा कैलकुलस 1-2 में। इसका मतलब यही है कि आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज आपके जो फंक्शन आप पढ़ते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता था तो आप डेरिवेटिव ले लेते थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होगा। तो थ्रू आउट दैट चैप्टर आपके पास जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, उसकी डोमेन कोई डी होगी, इसका नाम है डोमेन का। और ये जनरली क्या होगा, जनरली ये डोमेन जो है आपकी ये सबसेट ऑफ आर स्केयर। ओके, सबसेट ऑफ आर स्केयर है, राइट। और फंक्शन आपका आर स्केयर से आर में होगा। एक बात याद रखें कि ये जो प्रीवियस नॉलेज है आपका, मैं रिकॉल कर रहा हूं, आपने अभी जो प्रीवियस चैप्टर्स में इस कोर्स के कैलकुलस 3 के पढ़ा हुआ है, वो आपने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है जिसको हम पैरामीटराइजेशन भी कहते थे। उसको हम आई थिंक अल्फा से डिनोट करते थे या गैमा से डिनोट करते थे, उसे हम अल्फा टी कहते थे। और हम कहते थे ये फंक्शन है आई से लेके आर, सॉरी आई से लेके या आई से लेके आर स्केयर तक। ओके, आर स्केयर तक भी था, आर क्यूब तक भी तक था, यानी वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस बेसिकली हमने पढ़े थे पैरामीटराइजेशन को यूज करते हुए। फिर हमने कहा था ये कर्व होगी स्पेस के अंदर, इसका नाम बेसिकली क्या था, इसको हम कर्व कहते थे, स्पेस कर्व है ये। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक का नाम आई थिंक एफ ऑफ टी था, दूसरे का नाम जी ऑफ टी था, और तीसरे का नाम एच ऑफ टी था। याद करें अगर आप, मिड से पहले इसकी बात हुई है। ये फंक्शन चेंज है जो अब हम पढ़ने लगे हैं। अब फंक्शन आपका ऐसा है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2, 3, 4 हो सकते हैं, इसलिए जनरली फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का नाम दिया गया है। मैं अभी 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूं, तो आपके पास डोमेन क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर में इसे डिनोट किया गया है एक्स कोमा वाई। और जो कोडोमेन है, जो इसकी रेंज वैल्यूज आ रही होंगी, वो रियल नंबर्स आ रहे होंगे। तो ये आपके पास जनरली फंक्शन होगा। एंड सेकेंडली आप क्या करेंगे, इस फंक्शन के बारे में अब आप डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन कौन से फंक्शन होंगे, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, मैं ये दोबारा यहां लिख देता हूं ताकि आपको मेंशन करना में मुश्किल ना हो। फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल विच मींस सेवरल, चलो मैं लिख देता हूं सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, काफी सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। मैं काफी सारे को इस तरह शो कर रहा हूं कि 2 हैं, एटलीस्ट 2 हैं, क्योंकि एक तो आप पढ़ चुके हैं ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपके पास जनरल ये अल्फा फंक्शन बनता था। कोडोमेन जो मर्जी हो, अभी इस वक्त हम कोडोमेन ले रहे हैं आर, ओनली रियल वैल्यूड फंक्शंस ले रहे हैं कि इसके जो आंसर्स आ रहे हैं वो रियल नंबर आ रहे हैं। इस पे हम बात करने जा रहे हैं। अब हम इसी तरह के फंक्शंस की स्टडी करने जा रहे हैं। अब देखिए, जब फंक्शन की स्टडी होती है तो क्या चीजें स्टडी करते हैं आप, डोमेन, फंक्शन। आप अगर ये मेरी बात एक और जरा ध्यान से सुनिएगा, दिस चैप्टर इज रेप्लिका या इज द मिरर इमेज ऑफ द चैप्टर इन एफएससी फर्स्ट ईयर, लिमिट एंड कंटिन्यूटी का जो चैप्टर है। सिर्फ एक फर्क है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। कैलकुलस 1 में आपने जो चैप्टर कंटिन्यूटी, लिमिट, डेरिवेटिव पढ़े हुए हैं, उसी की एक स्टेप फर्दर जनरलाइजेशन है। उसमें डेरिवेटिव्स होते थे, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। वहां पे 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, यहां पे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। वहां पे लिमिट कंटिन्यूटी थी, यहां पे भी लिमिट कंटिन्यूटी होगी।
बट थोड़ा सा चेंज होगा, वहां एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ था, यहां दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है। जब आपको दो का पता लग गया तो तीन चार पांच, जैसे ही आप अगली क्लासेस में जाएंगे वहां जनरलाइज करना मुश्किल नहीं होगा, इन्हीं चीजों को जनरलाइज किया जाता है आगे जाके। सो पहले आप दो वेरिएबल के लिए समझ लें, सेवरल, दो से दो का मतलब सेवरल ही है, इससे ज्यादा जब आएंगे सेवरल तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। सो आप डोमेन की बात करते हैं, आप कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, आप इस चैप्टर में डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, लेकिन दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऑर्डनरी डेरिवेटिव नहीं आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव आएंगे। आप यहाँ पे लिमिट की बात कर, सॉरी लिमिट की पहले बात हो जाएगी, डोमेन के बाद कंटिन्यू फंक्शंस। चले मैं इसको और मजीद वो कर देता हूं। डोमेन की बात होगी, फिर फंक्शंस की बात होगी, फिर लिमिट्स की बात होगी। ओके, कि लिमिट क्या होती है, और फिर हम कंटिन्यूस फंक्शंस की बात करेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव, ये सीक्वेंस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये दो पेजेस आपने खुद पढ़ने हैं। सिमिलरली कैलकुलस वन में जो चीजें थी वही यहाँ पे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में है। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं रफली पढ़ रहा हूं। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज अ रूल दैट असाइंस टू ईच ऑर्डर्ड पेयर, वहां क्या था, टू ईच मेंबर ऑफ द डोमेन। अब यहां मेंबर ऑफ द डोमेन ऑर्डर्ड पेयर है, इन अ सेट डी अ यूनिक मेंबर रियल नंबर डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स वाई। वो जो रिजल्ट मिलेगा, जो रेंज मिलेगी, उसे हम क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। और वहां वन डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कहते थे एफ ऑफ एक्स ओनली, वाई इज इक्वल टू एफ, दैट्स इट। यहां रेंज का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जिसको हम जेड कहेंगे। चलें इसको मैं नाम दे देता हूं, हम रफली इसको नाम दे रहे होंगे फ्यूचर में, जेड का या के का, जो भी आप नाम देंगे वेरिएबल का, ये जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपका फंक्शन होगा। रेंज में हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। ये देखें, वी ऑफन राइट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टू मेक एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ द फंक्शन। ओके, x को y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, z को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। सिमिलरली कैलकुलस वन में जैसे हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते थे और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन करते थे। ओके ओके, यहां भी ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज जस्ट अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। सारे का सारा आर स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है तमाम आर स्क्वायर डोमेन में मौजूद ना हो, कुछ मेंबर्स हो उस डोमेन के, इसलिए हम सारे आर स्क्वायर को डोमेन नहीं कहते, उसके एक सबसेट को डोमेन कहते हैं इजीली। ओके, देखें ये एक नोट लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन इज गिवन बाय अ फॉर्मूला एंड नो डोमेन इज स्पेसिफाइड देन द डोमेन ऑफ एफ इज अंडरस्टूड टू बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कॉमा वाई, यानी कि तमाम के तमाम प्लेन आर स्क्वायर उसकी डोमेन होगी। फॉर एग्जाम्पल अब ये देख लें, ये एक फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी डोमेन क्या होगी, आपने सीखा हुआ है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए जिनकी रेंज रियल हो, कोडोमेन रियल हो, तो उन फंक्शंस के लिए स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब स्क्वायर रूट में नेगेटिव कैसे नहीं आएगा, ये देखें, स्क्वायर रूट में है एक्स प्लस वाई प्लस वन, तो ये देखें डोमेन क्या होगी, तमाम ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स कॉमा वाई के, लेकिन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें एक्स प्लस वाई प्लस वन पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो ये चीज निकलती है आपके पास, डिस्क्राइब्स द पॉइंट्स दैट लाई ऑन और अबव द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। तो प्लेन के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ये शेडेड एरिया आपका डोमेन है, नीचे लाई नहीं करते। ओके, तो ये मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया कि डोमेन क्या होगी, बताया गया, आपको समझाया गया, बस इसको आपने पढ़ लेना है। मेन आपका टॉपिक कंटिन्यूटी से ही स्टार्ट होता है। तो ये ग्राफ भी समझ लें, इफ f इज अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स with domain D, then graph of f is the set of all points x, y, z in R cube such that z is equal to f of x comma y and x comma y is in D। वही मतलब है ग्राफ का, जैसे आप नॉर्मली फंक्शन को लेते थे वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में,
just as the graph of a function of one variable is a curve with curve equation y is equal to f of x, so the graph of a function of two independent variables is a surface. ये हमेशा याद रखिएगा आप, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ अगर एक फंक्शन हो उसका ग्राफ क्या होता है, एक सरफेस होती है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, z कोऑर्डिनेट z इज इक्वल टू f of x, y. We can visualize the graph of f as lying directly above or below its domain in the plane xy. तो प्लेन xy के ऊपर या तो इसका ग्राफ होगा या नीचे ग्राफ होगा, इस तरह हम इसे शो करते हैं स्पेस के अंदर। एग्जांपल से बताया गया है कि फंक्शन का ग्राफ क्या है। मैं ग्राफ आपको नहीं अभी एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि ये आपका अभी पार्ट नहीं है, बट इन द फ्यूचर लेक्चर्स डेफिनेटली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। because up till now you have not learned के how to calculate how to draw the graph of a function या trace the curve। आपने कर्व को ट्रेस करना भी नहीं सीखा है, सो दैट इज वाई मैं अभी आपको जो है वो सरफेस को ट्रेस करना नहीं बता रहा। हाँ, हमने लेवल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था, वो हम पढ़ के आए हैं पिछले मिड से पहले वाले कोर्स में। तो मैं आपको डायरेक्टली कंटिन्यूटी पे लेके जा रहा हूँ, सॉरी लिमिट पे लेके जा रहा हूँ, जो कि मेन आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपने आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट लिमिट इज वेरी रिगरस चैलेंजिंग टॉपिक इन टू वेरिएबल फंक्शंस। ओके, सो पहले मुझे ये एक बात बताएं, आप मेरे टेक्स्ट में बता दें कि हैव यू स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। क्या आप स्टूडेंट्स ने एप्सिलॉन डेल्टा को यूज करते हुए लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है? जी, किसी को याद हो कैलकुलस 1 में 2 में मैडम ने किसी ने या सर ने बताया हो कि हाउ टू डिफाइन लिमिट ऑफ अ फंक्शन यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा। पढ़ी हुई है, ओके वेरी नाइस, ठीक है। तो ओके, क्योंकि ए सेक्शन ने कहा जी हमने नहीं पढ़ी हुई, ठीक है। अब आप बी सेक्शन कह रहा है जी हमने पढ़ी हुई है। अब ये यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच चैलेंजिंग इज फॉर मी कि आपने पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई है। दे से कि हमने सर मैडम ने बस वो लिखवा दिया था, हमें समझाया है, वो सारे जो इल्जाम जैसे टीचर पे जाता है वो वैसे ही मतलब उन्होंने बताया। अब आप कहते हैं जी आपने पढ़ा हुआ है, सो मैं रिपीट कर रहा हूं उसी डेफिनेशन को, सिमिलर टू दैट। देखिए लिमिट की डेफिनेशन होती क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहती है कि जैसे ही आपके पास ये डेफिनेशन है, यहां पे लिखी हुई है, चलो मैं यहीं से बता देता हूं। व्हेन एवर आप कहते हैं कि जी आप के पास कोई भी पॉइंट किसी वेरिएबल किसी पॉइंट के करीब होता है, अप्रोच करता है एक्स कॉमा वाई, आपके पास है ये ऑर्डर पेयर, तो किसी डोमेन के पॉइंट को अप्रोच करेगा ना, तो उसका नाम भी ऑर्डर पेयर ही होगा, उसका नाम हमने ए कॉमा बी रखा हुआ है। सो डोमेन के किसी पॉइंट को डोमेन का कोई वेरिएबल पॉइंट अप्रोच करे तो फंक्शन आपका किस रेंज के पॉइंट को अप्रोच करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इन वेरी लूजली स्पीकिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। कि वेन एवर आपका डोमेन का मेंबर वेरिएबल सॉरी किसी डोमेन के मेंबर को अप्रोच कर रहा हो सकता है कि उसके एग्जैक्टली ऊपर भी वैल्यू निकाली जा सके, लेकिन समटाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता। समटाइम ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा होता कि जैसे ही एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी के वेरी नियर अबाउट होगा, बहुत क्लोज होगा, तो आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है आप डायरेक्ट पुट करके भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये बड़ा रेयर केस होता है कि आप डायरेक्ट पुट करके निकाल लें, ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। लेकिन आप नियर अबाउट अगर जी सिकंदर आप अपने लैपटॉप का इलाज करवाएं या मोबाइल पे देखने की कोशिश करें, ये सबको ही शो हो रही है। मैं कोई आपको अकेले को नहीं दिखा रहा या कि सबको ही नहीं दिखा रहा और आपको नहीं दिखा रहा, आप सब ऐड हैं और आप सबको ही शो हो रही है। मैंने जूम की हुई है ताकि आपको शो हो। इफ यू हैव प्रॉब्लम तो ये आपका अपना आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। सो
बस जी, वो अब एक स्टूडेंट ने डिस्टरबेंस कर दिया है, वो सारा रिकॉर्डिंग में आ गया है और अब मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ गया। हालांकि ये सारा मैं सबके लिए आपके लिए एक ही वो कर रहा हूँ। एनीवेज, या so how to define the limit. Let f be a function of two variables whose domain is d. हमें पता है फंक्शन की डोमेन d है और उसके अंदर पॉइंट्स हैं a, b. Then we say that the limit of f of x y, फंक्शन की लिमिट f of x y, फंक्शन की लिमिट as x y approaches to a b is l. इस फंक्शन की लिमिट l है और लिखते ऐसे हैं, ये नोटेशन है। कब होगी इसकी लिमिट? जैसे इसको हम देखिए डेफिनेशन करेंगे कैसे। जैसे ही x, y a b के बहुत क्लोज होगा, f of x y कैपिटल L के बहुत क्लोज होगा। ये है रिगरस वे डिफाइन करने का। लेकिन मैथमेटिकली आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिकली दो पॉइंट्स को नियर अबाउट प्रूव करने का क्या तरीका होता है? x, y और a, b के दरमियान कोई गैप नहीं है, बहुत क्लोज है गैप बट वेरी रेयर, बहुत माइनर गैप है। उसको बताने का अंदाज क्या होता है मैथ्स में कि इनके, अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर है, इनके दरमियान डिस्टेंस ही हो सकता है। इनके दरमियान जो डिफाइन हो सकती है चीज वो डिस्टेंस ही है। ओके, अब x, y और a, b एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, बहुत बहुत करीब है। इसका दूसरा मतलब क्या? दोनों में डिस्टेंस ही नहीं है तो बहुत रेयर है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होगा, ये देखिए लिखा हुआ है। पहले कंपोनेंट में से पहला निकाल दें, दूसरे कंपोनेंट में से दूसरा निकाल दें और स्क्वायर रूट ले लें स्क्वायर सम करके। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूला ये है। एंड आफ्टर द डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों का डिस्टेंस किसी डेल्टा से भी छोटा है। और डेल्टा क्या है ये याद रखिएगा, एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों क्या है आपके? एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों क्या है आपके? 0-1 के दरमियान है। तो एक बहुत छोटा नंबर, बल्कि 0 से बड़ा है, 1 से बहुत छोटा है, एप्सिलॉन भी डेल्टा भी। अब प्रॉब्लम यह है 0.1 है, 0.2 है, उससे भी छोटा है डिस्टेंस। इसका मतलब यही हुआ कि डिस्टेंस जो है वो इतना छोटा है तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर बहुत क्लोज हैं। दूसरा मतलब इसका यही है। सो देखिए लिमिट की डेफिनेशन भी यही है कि अगर x, y और a, b बहुत क्लोज होंगे तो फंक्शन का जवाब कैपिटल L के बहुत क्लोज होगा। इसको लिखने का अंदाज भी यही होना चाहिए मैथ्स में कि अगर आपके पास पहली लाइन क्या है? इफ द डिस्टेंस इज लेस देन डेल्टा देन फंक्शन और L का डिस्टेंस बहुत छोटा है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए f of x, y जो फंक्शन है बेसिकली वो रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल नंबर है। रियल नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस को मॉडुलस से डिनोट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से नहीं। तो मॉडुलस से पता लगता है आपको कोई नंबर दूसरे से कितना दूर है, उसका मॉडुलस ले लिया जाता है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स में डिस्टेंस फॉर्मूला लिया जाता है। तो ये बड़ा ही बेसिक लेवल पे आके मैंने आपको बताई है कि अगर a, b और x, y के दरमियान डिस्टेंस बहुत छोटा हो तो फंक्शन और L के दरमियान डिस्टेंस बहुत छोटा होगा और उसको हमने बाउंड किया हुआ है एप्सिलॉन से। ओके, एप्सिलॉन से हमने बाउंड किया हुआ है जो ये बताता है कि आपके फंक्शन L के बहुत करीब है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक एप्सिलॉन से भी छोटा है जो कि बहुत छोटा नंबर है, एप्सिलॉन 0-1 के दरमियान है। इसका दूसरा मतलब मैथ्स में यही होता है कि f of x, y और कैपिटल L बहुत बहुत क्लोज है। ये है रिगरस डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा की फॉर्म में। लेकिन अभी भी यू स्टिल डोंट नो, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन 0। हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है जो बताता है कि आपके पास ये बिहेवियर शो होगा, सेटिस्फाई होगा। ओके, अब एक पहली बात तो ये कि आपके पास एक एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा होगा या दुनिया में इनफाइनाइटली मैनी एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन 0-1 के दरमियान होना चाहिए और 0-1 के दरमियान इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हैं। तो क्या इनफाइनाइटली मैनी तरह से आप एप्सिलॉन सेलेक्ट कर सकते हैं? ये यूनिक वे है, एक ही एप्सिलॉन एक फंक्शन और एक लिमिट के लिए होगा?
नहीं जी, फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी नंबर एप्सिलॉन, कोई भी एप्सिलॉन सिलेक्ट कर लें आप, उसके कोरिस्पॉन्डिंग डेल्टा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बहुत सारे एप्सिलॉन हैं जिसके लिए डेल्टा एग्जिस्ट करता है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन और लिमिट के लिए एप्सिलॉन और डेल्टा। सो द आंसर इज यस, और मैं आपको करवाऊंगा भी कि ये कोई आपने पता नहीं किए या नहीं अपनी कैलकुलस 1 के कोर्स में, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि आप कैसे रिगरसली एप्सिलॉन और डेल्टा को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एनालिसिस है, मैथमेटिक्स का कोर्स है एनालिसिस, जिसमें आप ये काम करते हैं और बताते हैं एप्सिलॉन और डेल्टा आपके फंक्शन के लिए एग्जैक्टली क्या है कि आपके फंक्शन के लिमिट एल हो और पॉइंट ए बी को अप्रोच करें। तो पहले नंबर पे कि बहुत सारे वेज हैं जिसमें आप एप्सिलॉन निकाल सकते हैं, कोई एक वे नहीं है। दूसरी बात कि निकालेंगे कैसे वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम जो है वो ये करने जा रहे हैं कि स्टिल हम इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि लिमिट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन की कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे डिफाइन होती है, कैसे आप डिफाइन करते हैं। अभी तक आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली है, बट स्टिल इस पे अभी डिस्कशन बाकी है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल दैट वी हैव टू शो दैट देयर इज अ फंक्शन whose limit does not exist. How to show that? देखिए, मैं यहाँ पे इस आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स देने का मकसद ही ये था that you should learn how to prove that limit does not exist. ये आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन इन पीपीएससी एज वेल। एक फंक्शन दिया हुआ है टू वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, एंड द टास्क इज टू शो दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाउ टू शो दैट? वेरी इजीली। हाउ टू शो दैट? बहुत सारे वेज हैं इसको साबित करने के, लेकिन आसान कौन सा है जो अडॉप्ट किया गया? द इजीएस्ट इज दैट, लुक, कैन यू हेयर मी? आपको आवाज क्लियर आ रही है? डू यू हेयर मी और नॉट? मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू प्रूव कि इस फंक्शन की लिमिट एज एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू 0 0, ये देख रहे होंगे आप, डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे प्रूव करेंगे आप पाथ लें। कौन सा पाथ लें? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अप्रोच 0 0, 0 0 को अप्रोच करना है, ओरिजिन को अप्रोच करना है हमने अलोंग एक्स एक्सिस। हम साबित ये करते हैं, देखिए आपका जो पॉइंट है ना वो ये है, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये प्लेन है और ये 0 0 है। इसको आपका वेरिएबल पॉइंट अप्रोच कर रहा है। फर्ज कर ले एक्स को वाई ना कहीं यहां पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस, और वो इसे अप्रोच कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस अप्रोच कर रहा है। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस अप्रोच, यानी कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग अप्रोच पाथ है ना, पाथ एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये ओरिजिन आ, या अलोंग वाई एक्सिस भी अप्रोच कर सकता है, ये एक्स कोमा वाई, क्योंकि एक्स कोमा वाई तो वेरिएबल है, कहीं भी हो सकता है। हमने दो पाथ ले लिया जी, एक ये है और एक ये, या इसे यूं अप्रोच कर, और भी बड़े वेज हैं, लेकिन हम फिलहाल ये दो ले रहे हैं। आपको ये अंदाजा होगा जब भी आपने लिमिट को चेक करना है तो एटलीस्ट दो आपने पाथ्स लाजमी लेने। कौन कौन से? द इजीएस्ट वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। सो फर्स्ट लेट्स अप्रोच 0 0 अलोंग द एक्स एक्सिस। लेकिन जब भी कोई वेरिएबल पॉइंट एक्स कोमा वाई एक्स एक्सिस पर होगा तो वाई कंपोनेंट 0 नहीं हो जाएगा। जब भी कोई चीज एक्स एक्सिस पे होती है तो वाई कंपोनेंट इज 0, और जब वाई 0 होता है गिव्स फंक्शन आपका क्या आ जाएगा? फंक्शन में वाई 0 पुट कर दें आप, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, फिर आपका फंक्शन आइडेंटिकली 1 हो जाएगा, आइडेंटिकली 1 हो जाएगा, बिकॉज वाई 0 है और एक्स 0 नहीं है, लेकिन 0 को अप्रोच कर रहा है। सो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की लिमिट क्या होगी? जब फंक्शन है ही यूनिटी कांस्टेंट, तो लिमिट जो मर्जी लगाएं, जवाब फंक्शन का 1 ही आएगा एज एक्स कॉमा वाई अप्रोच टू 0 अलोंग किस पाथ के? अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक और वे ले लें आप, अलोंग वाई एक्सिस। जब एक फंक्शन वेरिएबल वाई एक्सिस से 0 को अप्रोच करेगा, यानी यूं अप्रोच करेगा,
तो फिर इसका एक्स कंपोनेंट तो जीरो होगा ना, क्योंकि एक वेरिएबल अगर वाई एक्सिस पे है, अप्रोच कर रहा है ओरिजिन को, है वाई एक्सिस पे, तो फिर इस पाथ पे वाई नहीं एक्स जीरो होगा। तो जब एक्स जीरो होगा फंक्शन अगेन आपका चेंज हो जाएगा और जवाब आ जाएगा -1। तो आपका फंक्शन अब वेरिएबल रहा ही नहीं, अलॉन्ग वाई एक्सिस फंक्शन आपका -1 था, तो लिमिट जो मर्जी पुट करें, लिमिट का जवाब -1 ही आएगा। अब आपको दो पाथ ऐसे मिल गए जिसके अलॉन्ग आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स इट, प्रूव हो गया कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक और एग्जांपल ले लें। द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट एक फंक्शन है आपके पास, क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने ये साबित करना है। देखते हैं जरा, अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस अब हमने बेस बना लिए, हम लाजमी चेक करेंगे। जब आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेक करते हैं, वही बात आ रही है प्रीवियस वाली, मैं बार बार डायग्राम आपको दिखा रहा हूं कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक पॉइंट वेरिएबल जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि जीरो पे लिमिट हमने देखनी है। जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर वाई जीरो होगा। देन वाई जीरो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, आइडेंटिकली जीरो, एंड द लिमिट आंसर भी जीरो ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे वाई है ही, एक्स है ही नहीं जिसको हम जीरो पे अप्रोच करवाएं। जब आप अलॉन्ग वाई एक्सिस चेक करेंगे तो एक्स जीरो होगा, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस आ गई। अलॉन्ग वाई एक्सिस अगेन आपका फंक्शन जीरो हो जाता है और लिमिट का आंसर जीरो आ गया। तो आपने चेक किया, आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएं तब भी आंसर जीरो है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जाएं तब भी आंसर जीरो है। यानी दो पाथ ऐसे मिले, ये फिगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये दो पाथ आपको ऐसे मिले हैं, दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। ये लेफ्ट हैंड से ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जीरो को अप्रोच कर रहा है फंक्शन। एफ इज जीरो अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड एफ इज जीरो अलॉन्ग वाई एक्सिस। लेकिन क्या ये ट्रू है कि किसी भी पाथ के अलॉन्ग जीरो आएगा? नो, दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज एक ऐसा पाथ और मौजूद है जिससे लिमिट आपकी जीरो नहीं आती। कौन सा पाथ है वो? तीसरा पाथ क्या होगा, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन कह लें, इन प्लेन्स को जो कट करेगी वो है लाइन y इज इक्वल टू एक्स। सो आप ये जो दो एग्जांपल है ना, ये आपको ये बता रही हैं कि दो आसान वेज कौन से थे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। लेकिन इससे भी अगर काम ना चले, देन द इजीएस्ट वे या पाथ इज अलॉन्ग y इज इक्वल टू mx या y इज इक्वल टू x कह लें। फिलहाल तीन जनरल आपने पाथ्स देख लिए कि इनके अलॉन्ग तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। y इज इक्वल टू x के अलॉन्ग देखें क्या आता है। व्हेन y इज इक्वल टू x तो आपका फंक्शन दोबारा चेंज हो जाएगा इस लाइन के अलॉन्ग, यानी कि बताना ये चाह रहे हैं ज्योमेट्रिकली क्या बिहेवियर हो रहा है। ये लाइन है जी, y इज इक्वल टू x, और ओरिजिन को अप्रोच करवाना है आपने। पॉइंट आपका कहीं यहां पड़ा हुआ है, x को और ओरिजिन को अप्रोच कर रहे हैं। देखिए जब पॉइंट इस लाइन पे होगा तो y और x तो बराबर हो जाते हैं ना, y और x तो बराबर हो जाते हैं। जब y x बराबर हो जाते हैं, देन व्हेन दे आर इक्वल तो फंक्शन भी आपका चेंज हो जाता है। फंक्शन आपका बन जाएगा, था क्या ओरिजिनली एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जवाब आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज एक्स और वाई बराबर हो गए हैं। सो द आंसर विल बी 1/2। अब लिमिट, अब आपका एक्स को वाई जीरो को अप्रोच करेगा तो लिमिट आपकी 1/2 ही आई, बिकॉज फंक्शन ही कांस्टेंट हो गया। तो आपने देखा तीसरा एक पाथ आपको मिल गया जिससे जीरो जीरो नहीं आ रहा। यानी जरूरी नहीं है कि अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस से जाएंगे तो काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है। कोई ऐसा एक और पाथ भी मिल सकता है आपको जिससे आपको ये लगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो द आंसर इज दैट इस फंक्शन की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक और एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल। यहां पे भी यही हो रहा है, यहां पे भी आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस या अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स, मे बी वाई इज इक्वल टू एक्स चलें तो, हाँ y इज इक्वल टू एक्स चलें, या अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलें या अलॉन्ग वाई एक्सिस चलें, जवाब आपका जीरो आएगा। ओके, अब देखिए हम जनरली y इज इक्वल टू mx कर देते हैं, ये भी कर सकते हैं। y इज इक्वल टू mx ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास करती है और ओरिजिन को ही हम अप्रोच करवा रहे हैं, तो बेसिकली ये पाथ बड़ा ना आइडेंटिकल रहता है कि हम इस पाथ के अलॉन्ग बात करें, हो सकता है हमारा काम हो जाए। और अगर y इज इक्वल टू mx पुट करते हैं, अब आपका जवाब आता है, स्लोप आ जाता है, m आपका लाइन का स्लोप है। m बदलेंगे लाइन बदल जाएगी, जब लाइन बदलेगी पाथ बदल जाएगा, ये भी याद रखें। देखिए इस लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू 1 है, इस लाइन का स्लोप पास ये भी ओरिजिन से करती है,
लेकिन यहाँ M1 नहीं है। ये भी पास ओरिजिन से ही करती है, यहाँ M1 नहीं है। ये भी पास ओरिजिन से करती है, यहाँ M1 नहीं है। तो डिफरेंट M का मतलब है डिफरेंट लाइंस एंड डिफरेंट पाथ्स। ओके, तो हमें एक और जनरल चीज मिल गई, हम M बदलते जाएंगे, पाथ्स बदलते जाएंगे। लेकिन एक चीज चेक करें आप, जब आप x, y को 0 पे अप्रोच करवाएंगे, आंसर क्या आ रहा है आपका? जाहिर सी बात है, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो बड़ा आसान है, इसका जवाब 0 बाय 1 प्लस 0, आंसर 0 आ जाएगा। सो हमने क्या निकाला रिजल्ट कि m जो मर्जी हो, m को स्लोप लाइन का जो मर्जी हो, m को m इनफाइनाइट है, लाइंस भी इनफाइनाइट है प्लेन के अंदर। इनफाइनाइटली मेनी लाइन जो भी ओरिजिन से पास करे, लिमिट आपके फंक्शन की 0 है। ठीक है, आप जो भी स्लोप रख दें उस लाइन के अलोंग, पाथ के अलोंग, आपके फंक्शन की लिमिट 0 आएगी। क्या इसका मतलब है लिमिट आइडेंटिकली 0 है? नो। अगेन आप फिर एक चीज गलती कर रहे हैं, यानी कि अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y इज इक्वल टू x, या जनरली y इज इक्वल टू mx कर दें आप, ये चीजें इनफ नहीं है इस चीज को साबित करने के लिए कि हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी 4 तरह से आपका जवाब 0 आ रहा है, स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। क्यों? देखें, एक आपको एक और पाथ मिला, x को y स्क्वायर पुट कर दिया, ये पैराबोला है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये ड्रॉ हुआ है। इसके अलोंग अगर x 0 को अप्रोच करे, मिसाल के तौर पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, मैं इसे डिलीट करता हूं एंड ये पैराबोला ड्रॉ करते हैं जी। अब एक पैराबोला है जिसके अलोंग x y 0 0 को अप्रोच कर रहा है, ये अब वेरिएबल पॉइंट यहां है, इस पे लाई करता है पैराबोला, और पैराबोला की क्वेश्चन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और इसके अलोंग 0 को टच कर रहा है यहाँ पे ये, तो आपका फंक्शन बनता क्या है? योर फंक्शन बिकम्स, यहाँ पे x को वाई स्क्वायर पुट कर दें, 1/2 बन जाता है। तो लिमिट क्या होगी? अगेन 1/2, द लिमिट विल बी अगेन 1/2। सो आपको एक पाथ मिल गया, एक कोई भी पाथ मिल जाए, लाजमी नहीं है वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व, कुछ भी हो, कोई भी एक वे या पाथ मिल गया जिसकी अलोंग लिमिट 0 नहीं आ रही, इसका मतलब है पिछले सारे पाथ के अलोंग 0 आ रही थी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दैट्स इट। नाउ लेट्स लुक एट लिमिट्स दैट डू एग्जिस्ट। कौन सी ऐसी लिमिट्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं? उसके लिए हमें एप्सिलॉन डेल्टा को यूज करके बताना पड़ता है कि वाकई लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और 0 है। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी तक आप ये करें कि इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह पढ़ें। मैं कंक्लूड कर रहा हूं आर्ग्यूमेंट को। हमने किया क्या है, देखिए पहली एग्जांपल में हमने देखा, हमने दो पाथ ढूंढे अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, हमने देखा दोनों के अलोंग आंसर 1 और -1 आ रहे हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी एग्जांपल में मैंने आपको यह बताया, बड़ी बहुत ही पैटर्न से और बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल्स दी गई हैं, दो पाथ अलोंग एक्स और वाई एक्सिस ऐसे एग्जिस्ट करते जिसमें वाकई 0 आ रहा है, लेकिन तीसरा y इक्वल टू एक्स ऐसा मिला जिसमें 0 नहीं आ रहा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरी एग्जांपल में यह हुआ, तीनों तरीके से कर लें, y इक्वल टू mx पुट कर दे, जवाब लिमिट का सेम आ रहा है जो कि 0 है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है लिमिट आइडेंटिकली 0 है। एक पाथ हमें पैराबोला का ऐसा मिला जो साबित करता है लिमिट 1/2 है, सो अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो अगेन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर दुनिया में 100 पाथ्स हैं जिनके अलोंग लिमिट का आंसर कोई नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 0 ही आ रहा है या 1/2 आ रहा है या 3 आ रहा है, लेकिन एक ऐसा मिल गया जिसके अलोंग 3 या 1/2 या 0 नहीं आ रहा, इट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो एक्चुअली टू शो दैट लिमिट एग्जिस्ट, अगेन यू नीड एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो ये है, द लिमिट इज दैट मच डिफिकल्ट इन प्लेन, जब आपका पॉइंट प्लेन में अप्रोच करे किसी दूसरी पॉइंट। तो मैं कोशिश कर रहा था आपको ये समझा सकूं, आई होप कि मैंने क्लियर किया आपको, बट आपका कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, और मैं जो है आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको अभी आंसर देता हूं, बिकॉज दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर।